हेलो एवरीवन। सो ऑटो एंसिलरी स्पेस का डिस्कशन हम आज से स्टार्ट करेंगे। आज हम कवर करेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को। देन आने वाले दिनों में और जो कंपनीज हैं जिनका ग्रोथ आउटलुक अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है डिमांड को लेकर के, उन कंपनीज को भी कवर करेंगे। सो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का बिजनेस मॉडल, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज, अभी रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी है एंड आगे का कैसा आउटलुक है ओवरऑल, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। इनके प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो श्रीनिवासन रवि, इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 1986 में। बैकग्राउंड से खुद ये मैकेनिकल इंजीनियर है, 35 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनको इस इंडस्ट्री का। अब स्टार्टिंग में ये जो कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मशीनिंग का काम करती थी। इसका मतलब क्या होता है, तो आप एक गाड़ी देखोगे या व्हीकल देखोगे ना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। मशीनिंग वाला बिजनेस क्या होता है कि एक एक कंपोनेंट का, एग्जांपल के लिए अगर हम इंजन ब्लॉक को देखें तो इंजन ब्लॉक का आपके पास में रॉ कास्टिंग आ गया, मतलब एक कच्चा ढांचा आ गया आपके पास में। अब आप उसका इस तरीके से कटिंग, फर्निशिंग, पॉलिशिंग कर रहे हो कि उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगने हैं ना, वो बिल्कुल एक्यूरेटली उस साइज का बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर उसके अंदर पिस्टन लगेगा, सिलेंडर हेड लगेगा, तो बिल्कुल उतना कटिंग, उतना स्पेसिंग में कर रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक बाल के बराबर भी ना उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जितना कंपोनेंट का वो साइज है उतना ही वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो आपका मशीनिंग वाला पार्ट होता है। स्टार्टिंग में ये कंपनी ये बिजनेस करती थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि वो जो रॉ मटेरियल आप ले रहे हो, वो जो कंपोनेंट का जो एक तरीके का ढांचा आप बाहर से आउटसोर्स कर रहे हो, उसकी क्वालिटी पे आपका कंट्रोल नहीं है। दूसरा एक और इश्यू क्या होता था कि ऑर्डर डिलीवर करने में कई बार डिले हो जाता था, बिकॉज आपको वेंडर की तरफ से डिले हुआ तो आप भी अपने क्लाइंट को जो है वो थोड़ा सा लेट ऑर्डर डिलीवर करोगे। तो ये सारे इश्यूज होते थे। इसको देखते हुए इन्होंने बाद में एक्सपैंड कर लिया, मतलब एक तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया एल्यूमिनियम कास्टिंग वाले बिजनेस के अंदर, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग वाले बिजनेस के अंदर। मतलब जो चीज ये पहले बाहर से आउटसोर्स करते थे, वो चीज कंपनी ने खुद इन हाउस करना स्टार्ट कर दिया। तो आपका क्वालिटी के ऊपर भी कंट्रोल आ गया, प्लस आप और टाइमली और एफिशिएंटली अपने क्लाइंट को जो है वो ऑर्डर वगैरह डिलीवर कर सकते हो। इस प्रोसेस को आप बहुत इजीली समझो। एग्जांपल के लिए मैं मतलब पहले मैं क्या करता था, चॉकलेट मैं बाहर से लेता था, मतलब वो जो चॉकलेट का शेप होता है ना, वो मैं बाहर से लेता था। देन अपने क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग कि मुझे किटकैट के डिजाइन में बनाना है या कैडबरी के डिजाइन में बनाना है या मंच के डिजाइन में बनाना है, उसका डिजाइनिंग करके, कटिंग करके, पैकेजिंग करके अपने क्लाइंट को सप्लाई करता था। बाद में मैंने क्या किया, वो जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, वो जो मोल्ड करते हैं, मतलब उसको मेल्ट करके आप वो जो उस शेप में लाते हो, वो सारा मैंने खुद इन हाउस करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी क्वालिटी बढ़ गई, मेरा जो डिलीवरी है क्लाइंट को वो बढ़ गया, वो इंप्रूव हो गया। तो ये कंपनी ने एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। तो ये इनके दो बिजनेस हो गए। तीसरा एक और इनका बिजनेस है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। प्लस इसमें कंपनी स्टोरेज सॉल्यूशन भी देती है, स्टोरेज वेयर हाउसेस के सर्विसेज भी देती है काफी सारे कंपनीज को। एफएमसीजी से और फार्मा सेक्टर के भी कुछ कंपनीज इनके क्लाइंट हैं, प्लस लॉजिस्टिक सेक्टर के भी कुछ कंपनीज इनके क्लाइंट हैं। तो जैसे वेयर हाउसेस में आप देखते हो ना, वो बड़े बड़े आयरन के, लोहे के वो रैक वगैरह होते हैं, वो कंपनी बनाती है। वेयर हाउसेस में फ्लोर्स वगैरह कंपनी बनाती है। फिर वो जो आपके कन्वेयर्स, रोबोट्स वगैरह होते हैं जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं ऑटोमेटिकली, उस तरीके की मशीन्स वगैरह कंपनी बनाती है। इसके अलावा कंपनी का इस वाले सेगमेंट में एक और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी है, एसपीएम करके। एसपीएम मतलब हो गया आपका स्पेशलाइज्ड पर्पस मशीन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इनके बहुत सारे ओईएम क्लाइंट हैं, टाटा मोटर लेकर के मारुति सुजुकी, हुंडई वगैरह, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। तो अब एक ओईएम इनको बोलता है कि मुझे एक प्रोसेस जो है ना, वो मेरे फैक्ट्री में डेली होता है और मुझे 10,000 20,000 पीसेस पे वो रिपीटेडली करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को करने के लिए ना मेरे लिए एक स्पेशलाइज्ड मशीन बना दो। एग्जांपल के लिए, एक कंपोनेंट में डेली मेरे मतलब 10,000 पीसेस पे मुझे डेली ड्रिलिंग करनी पड़ती है, तो मेरे को एक ड्रिलिंग मशीन बना के दे दो। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी कंपनी काम करती है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मैंने स्पेशलाइज मशीन बना के दे दिया अपने क्लाइंट को। एक और एग्जांपल से इसको आप समझो, जैसे मेरी बेकरी की फैक्ट्री है। अब मेरी फैक्ट्री में ना डेली थाउजेंड्स ऑफ डोनर्स बनते हैं, तो मैं अगर एक ऐसा मशीन बनवा लूं जो ऑटोमेटिकली मेरे वो डोनर्स वगैरह बना दे, तो वो हो गया स्पेशल पर्पस मशीन। तो एक इनका ये वाला सेगमेंट है। फिर इसके साथ में कंपनी सब असेंबलीज भी करती है अपने इस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट के अंदर। सब असेंबलीज क्या हुआ, जैसे हमने केन्स को डिस्कस किया था, सिरमा को डिस्कस किया था, वो पीसीबी असेंबली करते हैं ना, सेम ये कंपनी भी व्हीकल्स के कुछ कुछ पार्ट्स का, जैसे ट्रांसमिशन पार्ट हो गया, गियर का पार्ट हो गया, उसका असेंबली करके रेडी टू यूज वाले फॉर्म में अपने क्लाइंट को सप्लाई कर दिए। तो ये सारे अलग अलग बिजनेसेस जो है ना, ये इनके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट के अंदर आते हैं। मतलब थोड़ा सा ये नॉन ऑटो वाला फ्लेवर भी है इनके बिजनेस में, और आप बोल सकते हो कि सिक्लिकलिटी से थोड़ा सा बचाता है, ऑटो सेक्टर की सिक्लिकलिटी से थोड़ा सा सेव करता है इनको ये वाला सेगमेंट। हालांकि ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी कम है।
तो ये कंपनी के 3 सेगमेंट्स है। अब इनका हम पीपीटी गो थ्रू करेंगे एंड उससे और थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, एंड यूज उसका क्या है, एंड कौन सा सेगमेंट जो है वो कितना ग्रो कर रहा है, कितना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो सबसे पहले अगर आप इनका ये ओवरव्यू देखोगे तो 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के। पहला वर्टिकल है आपका पावर ट्रेन का, दूसरा है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का, और तीसरा है आपका वही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो हमने अभी डिस्कस किया। अभी इसका एंड यूज अगर आप देखोगे ना तो इन सारे सेक्टर्स में इसका एंड यूज है, मतलब कमर्शियल व्हीकल से लेकर के 2 व्हीलर, फार्म इक्विपमेंट, ऑफ हाईवे व्हीकल्स आपके वो जो क्रेन वगैरह हो गए, माइनिंग ट्रक्स वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन के लिए जो वो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, सो वो हो गया आपका, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इन सारे सेक्टर्स में इनके प्रोडक्ट्स का एंड यूज होता है। देन ये ग्रुप स्ट्रक्चर है। अभी आप पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में आपको दिखेगा या तो कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है या फिर उन्होंने पास्ट में कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ किया यानी एक्विजिशंस वगैरह करे हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनीज ने दोनों किया होता है। तो सेम आप क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का देखोगे पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर। ये जो 2-3 कंपनीज है ना, ये डीआर एक्सियोन हो गया, सनबीम हो गया, एक जर्मनी में भी कंपनी है, ये तीनों एक्विजिशंस अभी इन्होंने रिसेंटली करे हैं, FY25 के अंदर करे हैं। तो ये इनका पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर है। ये पूरी जर्नी है कंपनी की, जैसे हमने डिस्कस किया 1986 से स्टार्ट हुआ था और ये अभी तक की पूरा जर्नी रहा है इस बिजनेस का। नंबर्स वगैरह अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सेगमेंट्स पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला सेगमेंट आता है आपका पावर ट्रेन का। अब पावर ट्रेन क्या होता है? बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में अगर आप इसको समझो ना, तो एक जो व्हीकल होता है, एक जो गाड़ी होती है, उसके इंजन से जो पावर बनता है, उस पावर को व्हील्स तक ले जाने तक, मतलब व्हील आपका मूव करना चाहिए ना गाड़ी का, तभी तो गाड़ी आगे मूव करेगी। तो वो जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जितने भी एसेंशियल पार्ट्स होते हैं ना, उसको आप पावर ट्रेन बोलते हो। तो ये कंपनी का पहला जो सेगमेंट है वो पावर ट्रेन का, यानी कंपनी पूरे वो एसेंशियल पार्ट्स बनाती है जो आपके व्हीकल में इंजन से पावर जो है वो व्हील्स तक लेकर के जाते हैं। और ये किस किस सेगमेंट के लिए बनाते हैं? तो एक तो आपका कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाते हैं, एसयूवी स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए बनाते हैं, ट्रैक्टर्स के लिए बनाते हैं, और ऑफ हाईवे व्हीकल्स वही क्रेन्स वगैरह उनके लिए बनाते हैं। ये सारे इनके एंड यूजर्स हैं। पावर ट्रेन में आता क्या क्या है? तो पहले आपका सिलेंडर ब्लॉक्स, वो जो इंजन में सिलेंडर्स वगैरह होते हैं ना, वो ब्लॉक्स ये कंपनी बनाती है। फिर आता है आपका सिलेंडर हेड। सिलेंडर ब्लॉक्स के ऊपर आपका वो सिलेंडर हेड होता है, जैसे मतलब ऐसे समझ लो आप प्रेशर कुकर के ऊपर वो जो एक लिड, एक ढक्कन लगाते हैं ना जिससे प्रेशर जनरेट होता है, तो वो एक तरीके का लिड होता है ये। कैरियर हाउसिंग, मतलब आपके वो जो डिफरेंशियल होता है गाड़ी के नीचे, अगर आप देखोगे ना तो एक वो मोटा सा कंपोनेंट होता है। डिफरेंशियल का बेसिकली काम क्या होता है कि वो मेक श्योर करता है कि किस व्हील को कितना पावर मुझे देना है और किस टाइम पे देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल प्लेन सरफेस पे गाड़ी चल रही है तो बिल्कुल बैलेंस होता है, अगर हिली एरियाज में चल रही है तो वो देखता है कि किस व्हील पे ज्यादा लोड आ रहा है, उस व्हील को ज्यादा पावर देना है। तो ये डिफरेंशियल का काम होता है। कैरियर हाउसिंग क्या हो गया? एक तरीके का उसका घर, मेटल की केसिंग, मतलब जैसे फोन का कवर होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का। फिर ट्रांसमिशन पार्ट्स, गियर्स वगैरह ये सब कंपनी बनाती है। बियरिंग कैप्स हो गया, टर्बो चार्ज हो गया, मतलब जो इंजन को और ज्यादा पावर जनरेट करके देता है। तो ये सारी चीजें कंपनी पावर ट्रेन के अंदर बनाती है और इन सारे सेक्टर से सेगमेंट्स के अंदर सप्लाई करती है। अब इनका इंडिया वाला बिजनेस जो है वो इसमें 87% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और जर्मनी वाला जो बिजनेस है वो 13% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। टोटल 14 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 2 कास्ट आयरन फाउंड्रीज हैं। ये क्या हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इनका फाइनेंशियल मैट्रिक अगर आप देखोगे तो ये वाले सेगमेंट का जो रेवेन्यू है ना वाई लेवल में, उसमें लगभग 18-19% की ग्रोथ है। ईबीट में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, 71 से 76 करोड़ का कंपनी का ईबीट आया इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। देन नेक्स्ट सेगमेंट है कंपनी का एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का। अब वही एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, तो ये एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्ट्स वगैरह कंपनी इसमें बनाती है वो काफी सारे जो है वो पावर ट्रेन पार्ट्स के भी होते हैं, और जो आपके व्हीकल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं एल्यूमिनियम के, वो भी कंपनी बनाती है। जैसे आपका क्रेडल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, प्लस ईवी में जो आपका बैटरी हाउसिंग होता है, बैटरी हाउसिंग वही मेटल की केसिंग जिसके अंदर बैटरी को रखा जाता है, कूलिंग ट्रेज हो गया ईवी के लिए, मोटर हाउसिंग हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स कंपनी एल्यूमिनियम के इन सेगमेंट्स के लिए बनाती है। अब इसमें कंपनी ये डिजाइनिंग से लेकर के कास्टिंग हो गया, उसका मशीनिंग हो गया, और फर्निशिंग वगैरह करके कस्टमर को सप्लाई करती है। ये इन्होंने 2 लेटेस्ट एक्विजिशंस करे हैं। रेवेन्यू सेगमेंट अगर आप देखोगे तो 35% इनका क्राफ्ट्समैन का खुद का है, बाकी 38% डीआर एक्सियोन जो अभी इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है, और 27% सनबीम वाले बिजनेस से आता है कंपनी को।
अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे तो फोर व्हीलर सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनके लिए जनरेट करता है, मतलब ये जो एल्यूमिनियम पार्ट्स बनाते हैं वो सबसे ज्यादा फोर व्हीलर में यूज होता है, 59% रेवेन्यू कंपनी को वहां से आता है, बाकी टू व्हीलर से 36% रेवेन्यू है। अब इसका ग्रोथ अगर हम देखें तो वाई लेवल पे बहुत हाई ग्रोथ दिखता है, 528 करोड़ से 1071 करोड़, मतलब मोर देन डबल हो गया रेवेन्यू आपका वाई लेवल पे। बट इसका मेन रीजन है कि ये दोनों एक्विजिशंस कंपनी ने अभी रिसेंटली करी है, तो इनका रेवेन्यू भी इसमें ऐड हुआ है। ईबिट में भी अच्छी ग्रोथ है, 70 से 108 करोड़ का ईबिट आया कंपनी का Q1 के अंदर। देन जो लास्ट सेगमेंट है इनका इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग, इसमें वही स्टोरेज का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 62%, और बाकी का 38% आता है कंपनी का सब असेंबली हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया और जो अदर सर्विसेज है। इसका रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। ईबिट भी आप देखोगे वाई लेवल पे फ्लैट है। और रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, आपके एल्यूमिनियम वाले बिजनेस से। मतलब लगभग इन्होंने पूरे क्वार्टर में 1780 के आसपास 1780 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रिपोर्ट करा है, जिसमें से आपका ये 1071 करोड़ सिर्फ एक सेगमेंट से आया है, एल्यूमिनियम वाले सेगमेंट से। मतलब मोर देन 50% सिर्फ आपके लिए ये सेगमेंट लेकर के आ रहा है। उसके बाद में आपका पावर ट्रेन आता है, और सबसे लोअर कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट से आता है। देन ये कंपनी के मैनेजमेंट है, ये है श्रीनिवासन रवि जी, जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, अभी भी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये पूरा कंपनी का मैनेजमेंट टीम है। अब इनका एक बार रेवेन्यू वगैरह फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे। सो Q1 में अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे वाई लेवल पे ना, तो 55% की ग्रोथ है। अब ये नंबर देख के ना मुझे ऐसा एक्साइटेड नहीं होना है कि बहुत हाई ग्रोथ 50-60% की ग्रोथ चल रही है बिजनेस के अंदर, बिकॉज ये मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इसमें आपके वो जो 2-3 एक्विजिशंस हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से हमको ये इतना हाई नंबर देखने को मिल रहा है। सेम आप देखोगे इबिटा में भी 34% की ग्रोथ है, और पैट में 19% की ग्रोथ है। एक चीज हमको यहाँ पे मतलब ऑब्जर्व करनी है कि टॉप लाइन की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें, चाहे इबिटा हो या पैट हो, वो मैच नहीं कर रहा है टॉप लाइन के लेवल से। उसका मेन रीजन ये है कि इंटीग्रेशन कॉस्ट कंपनी की काफी इंक्रीज हो गई है, एक तो जिसकी वजह से इबिटा पे प्रेशर है। दूसरा, आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्रीज हो गया काफी ज्यादा लास्ट कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। इंटरेस्ट कॉस्ट आपका काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, डेट वगैरह आपने लिया है। हालांकि ओवरऑल कंपनी का डेट टू इक्विटी अभी भी बिलो 1 है, मतलब ऐसा कोई बहुत रिस्क नहीं है, लेकिन पास्ट के कुछ क्वार्टर से या ईयर से कंपनी ने डेट काफी ज्यादा लिया, इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी वजह से बढ़ गया है, और उसकी वजह से भी बॉटम लाइन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है कंपनी का। तो ये ओवरऑल रिजल्ट नंबर्स हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के। नंबर्स ठीक ठाक रिपोर्ट करें, लेकिन मेन हमको ये देखना है कि मैनेजमेंट क्या आउटलुक दे रहा है, आने वाले क्वार्टर्स में कैसा डिमांड, कैसा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। सो कौन कौन इनका डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनका जो रिटर्न रेशियोज अगर आप देखोगे ना क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के रिसेंट ईयर्स के, आरओई का नंबर देखो, आरओसी का नंबर देखो, तो वो काफी वीक लगता है। 10-11-12% का आरओई आरओसी का नंबर है। हालांकि इनका 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर का एवरेज बहुत अच्छा है, 15-16% का आरओई आरओसी है। बहुत कम ऐसे बिजनेसेस आपको दिखते हैं जो 5 साल के बेसिस पे, 3 साल के बेसिस पे सस्टेनेबली इतना हाई डबल डिजिट आरओई जनरेट करे इंडिया के अंदर। तो मतलब पास्ट का ट्रेंड अच्छा है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्योंकि अर्निंग के ऊपर प्रेशर रहा है, कंपनी के इबिटा के ऊपर प्रेशर रहा है, इसीलिए रिटर्न रेशियोज पे थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि जैसे हमारे जो नए प्लांट्स है ना, उनका रैंप अप होगा, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो आने वाले क्वार्टर्स में, टाइम में हमारा जो ओवरऑल रिटर्न रेशियोज है वो भी इंप्रूव होंगे। देन जो इनकी सब्सिडरीज है, जो डीआर एक्सियन है, उससे 48 करोड़ का रेवेन्यू आया कंपनी को Q1 में। जो सनबीम है उससे 291 करोड़ का रेवेन्यू आया, और जो जर्मनी वाला इनका सब्सिडरी है उससे 67 करोड़ का रेवेन्यू आया। तो तीनों सब्सिडरीज को अगर आप ऐड कर दोगे ना, सो अराउंड 22 से 23% जो रेवेन्यू है वो इनके सब्सिडरीज से आया। बाकी 78-80% के आसपास रेवेन्यू इन्होंने खुद अपने स्टैंड अलोन बिजनेस से जनरेट करा है। इनके सारे सब्सिडरीज वैसे एबिटा पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट सनबीम वाला बिजनेस। सनबीम वाला जो इनका बिजनेस है ना, वो मैनेजमेंट का बोलना है कि उसमें मतलब जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज किए जा रहे थे उस बिजनेस में, वो काफी पुराने थे, तो उसको पूरा मॉडर्नाइज कर रही है कंपनी। प्लस उसमें ऑटोमेशन बहुत कम था, मतलब मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा थी, एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंसी काफी ज्यादा थी। सो वो सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस कंपनी अभी कर रही है, वो ट्रांजिशन फेज में, जिसकी वजह से वो कॉस्ट वगैरह अभी थोड़ी सी एलिवेटेड है, और वो बिजनेस अभी इबिटा पॉजिटिव नहीं है। सो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बाकी बिजनेसेस ओवरऑल इबिटा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। प्लस इसी बिजनेस से गुरुग्राम में एक लैंड भी है कंपनी के पास में, एनुअल रिपोर्ट में अराउंड 350 करोड़ के आसपास का वैल्यू इन्होंने बताया उस लैंड का। लेकिन मैनेजमेंट जो है ना, वो अभी कोई अर्जेंसी में नहीं है उस लैंड को सेल करने के लिए। इनका कहना है कि ऑफ कोर्स अगर वैल्यू हमको 350 करोड़ से ज्यादा मिलेगा तब हम उसको सेल करेंगे, अभी वेट करने के लिए हम रेडी है। तो ऐसा कुछ बहुत अर्जेंसी नहीं है कि अभी ही उस लैंड को हमको सेल करना है। लेकिन हाँ, प्लान वही है कि उस लैंड को कंपनी लिक्विडेट करेगी, और उससे आगे चल के डेट को भी ये थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे।
देन अभी एक इनका रिसेंटली प्लांट ऑपरेशनलाइज हुआ है तमिलनाडु में, कोटवाड़ी करके एक जगह है। सो वहां पे एक इनका नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आया। अब ये फैसिलिटी किस चीज के लिए? कास्टिंग, मतलब आयरन कास्टिंग के लिए इन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड किया है। अभी तक कंपनी का कौन सा बिजनेस था? एल्यूमिनियम कास्टिंग का। अब कंपनी किसके अंदर एंटर कर रही है? आयरन कास्टिंग के अंदर। आयरन कास्टिंग वर्ल्ड में बहुत कम कंपनीज करती है, इंडिया में भी आई थिंक बहुत कम कंपनीज हैं जो इसके अंदर हैं। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो है वो इस वाले सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहा है। इसमें मतलब आपका एंड यूज कहां पे होता है? जो आपके बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इंजन होते हैं, आपका वो जो जेनसेट हो गया, उसके अंदर आपका ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो यूज होते हैं आयरन कास्टिंग के। अभी तक कंपनी एल्यूमिनियम कास्टिंग के अंदर थी। इसमें इस वाले प्लांट में इनका मतलब इन्होंने कुछ टाइम पहले एक लॉन्ग टर्म का गाइडेंस दिया था, नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स का। इनका कहना है कि FY 2030 तक ये वाला जो हमारा प्लांट है ना, ये तमिलनाडु के अंदर, इसमें टोटल जो एनुअल रेवेन्यू की कैपेसिटी होगी वो $100 मिलियन की होगी। मतलब 850 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू ये हमारे लिए जनरेट करेगा। अभी करंट उसका स्टेटस क्या है कि उसका ये जो यूटिलाइजेशन है बहुत लो है, 5% के आसपास का यूटिलाइजेशन है। लेकिन ऑर्डर बुक स्ट्रांग है कंपनी का। मतलब ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो अपने वो 100 मिलियन वाले टारगेट से 50% ऑर्डर बुक इन्होंने क्रॉस कर लिया, यानी कि लगभग $50 मिलियन 450 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। सबसे ज्यादा जो ऑर्डर आ रहा है कंपनी को वो डेटा सेंटर वाले सेगमेंट से आ रहा है। ऑफकोर्स ग्रोइंग सेगमेंट है, बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी, पावर बैकअप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां, तो सबसे ज्यादा डिमांड कंपनी के लिए वहां से आ रहा है। इनका कहना है FY 27 से FY 28 का जो टाइम है ना, उसमें हमारे वो प्रोडक्ट अप्रूवल, प्रोडक्ट टेस्टिंग वहां तक चलेगा। FY 29 के अराउंड हमारा ये जो प्लांट है वो अपने पीक प्रोडक्शन पे होगा। तो जो $100 मिलियन का हमारा टारगेट है वो बाय द एंड ऑफ FY 2030 है। तो अगले 4-5 साल में कंपनी लगभग 800 से 850 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है अपने इस वाले प्लांट से। अब एक चीज इसमें हमको समझना है कि देखने में हमको लगता है कि जीरो से एकदम से 800-850 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा इस फैक्ट्री से, जो कि ऑफकोर्स काफी बड़ा रेवेन्यू नंबर है। लेकिन क्राफ्ट्समैन के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखोगे ना, तो जैसे FY 25 में इनका पूरे साल का रेवेन्यू था 5700 करोड़। तो इनके लास्ट ईयर के फुल ईयर के रेवेन्यू का 14% ये वाला बिजनेस कंट्रीब्यूट करेगा, ये फैक्ट्री कंट्रीब्यूट करेगा अगले 5 साल के अंदर। तो मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा इस बिजनेस से। लेकिन हाँ, वैल्यू चेन में आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो वो जो क्लाइंट्स हैं उनसे आपको क्रॉस सेल का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मतलब एग्जिस्टिंग जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो आप उनको ऑफर कर सकते हो, तो वो एक और अपॉर्चुनिटी हो जाती है इस कंपनी के लिए। देन जर्मनी में जो इनका प्लान, जो इन्होंने एक्विजिशन वगैरह किया था, वहां से भी काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनका कहना है कि मतलब पहले आप हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनका सैंपल साइज एक तरीके से आप यहाँ जर्मनी के अंदर स्टार्ट करो, देन उसके बाद आगे चल के मास प्रोडक्शन आपके साथ स्टार्ट करेंगे इंडिया के अंदर। यानी कि एक तरीके से जर्मनी में जो इनका वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी क्वालिटी, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर इनको ट्रस्ट है। तो एक बार वो जो इनिशियल सैंपलिंग वाला फेज कंप्लीट हो जाएगा, देन वो क्राफ्ट्समैन के साथ जो इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पे वो मास असेंबलिंग करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। तो ये इनिशियल रिस्पांस अच्छा आ रहा है कंपनी को। सनबीम वाला जो बिजनेस है उसमें कंपनी कह रही है कि रेवेन्यू टर्म्स में, मतलब ये जो Q2 अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसमें रेवेन्यू अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन टू Q1, यानी कि टॉप लाइन की ग्रोथ तो अच्छी रहेगी, मार्जिन्स में इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। क्योंकि कंपनी का कहना है कि अभी भी वो इंटीग्रेशन कॉस्ट, वो जो ट्रांजिशनल कॉस्ट है वो अभी भी चल रहा है, वो मॉडर्नाइजेशन हम अभी भी कर रहे हैं। मैनुअल इंटरफेरेंस कंपनी का कहना है कि ऑलमोस्ट 50% तक हमने कम कर दिया है, लेकिन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो Q4 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी थोड़ा बहुत मार्जिन में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। जो बड़ा इंप्रूवमेंट है वो हमको FY 27 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट है इनके सनबीम वाले बिजनेस के ऊपर। देन पावर ट्रेन बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना है कि पावर ट्रेन जो जर्मनी वाला बिजनेस है ना, जो 13% कंट्रीब्यूट करता है, कंपनी का कहना है कि वो काफी छोटी कैपेसिटी है, उसमें उस बिजनेस के एग्जिस्टिंग कुछ क्लाइंट्स हैं तो वो उन्हीं को सर्व करेगा। मतलब वहां से इंक्रीमेंटल ग्रोथ का स्कोप ज्यादा नहीं है, वो स्टीडी रेवेन्यू हमारे बिजनेस में लेके आएगा। जो स्टैंड अलोन बिजनेस है इंडिया का, उसमें ये हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि 8% से लेकर के 10-11% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन दो जो कमर्शियल व्हीकल
का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा स्लो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद भी मैनेजमेंट अच्छा ग्रोथ इसमें एक्सपेक्ट कर रही है। क्यों? बिकॉज इनका कहना है कि जो ग्लोबली एमएनसी कंपनीज है ना, वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करने को देख रही हैं। तो ये एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ऐड कर रहा है। प्लस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, माइनिंग सेक्टर हो गया, डेटा सेंटर जो सेगमेंट हो गया, इसके लिए इन्होंने एक नया स्टेशनरी इंजन वाला प्रोडक्ट भी ऐड किया है डेटा सेंटर के लिए। तो ये सारे सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये देख रहे हैं। तो कमर्शियल व्हीकल स्लो रहेगा, उसके बाद भी ये काफी होपफुल है कि हमारे लिए ये 8 से 10% का ग्रोथ जो है ये वाला सेगमेंट जनरेट कर सकता है। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेम, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल अभी खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन काफी कम है, 60% है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए तो बिलो 50% है। लेकिन जो एसयूवी हो गया आपका, या जो फार्म सेक्टर के लिए जो ये कंपनी कंपोनेंट्स बनाती है पावर ट्रेन में, उसका यूटिलाइजेशन काफी अच्छा है, 70 से 80% का है। और एल्यूमिनियम वाला सेगमेंट तो ऑलरेडी काफी हाई ग्रोइंग सेगमेंट है, उसमें तो कंपनी का 75 से 80% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें कंपनी का कैपेक्स का प्लान, अभी FY26 में रफली जो इनका गाइडेंस है कैपेक्स का वो 800 करोड़ का है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। मतलब इनका कहना है कि अगर आगे चल के इंडस्ट्री में कुछ चीजें चेंज होती है, अपॉर्चुनिटीज हमको ज्यादा लगती है, तो हम और ज्यादा कैपेक्स भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ में अगर हमको लगता है कि इतनी ज्यादा डिमांड इंप्रूव नहीं हो रही है और प्लस हमारा डेट का भी कुछ इशू है, तो हम डेट रिड्यूस करने को देखेंगे और कैपेक्स का नंबर थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो रफली गाइडेंस 800 करोड़ के आसपास है, लेकिन हाँ ये नंबर जो है वो फ्लेक्सिबल है। स्टोरेज वाला जो इनका बिजनेस है ना, वो वेयर हाउस वाला, उसका इन्होंने गाइडेंस दिया है कुछ टाइम पहले 15% की ग्रोथ का। इसमें मार्जिन कम है 4% के आसपास, लेकिन इसमें ज्यादा कैपेक्स नहीं लगता, ज्यादा कैपिटल आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता। तो कंपनी का प्लान है कि अगले 6 से 12 मंथ्स के अंदर, यानी 2 से 4 क्वार्टर के अंदर कंपनी इसमें पूरा प्लान वगैरह करेगी कि कैसे इस बिजनेस को और स्केलेबल किया जा सकता है, क्योंकि कैपेक्स तो ज्यादा लगेगा नहीं, एसेट लाइट एक तरीके से बिजनेस हो गया, लेकिन आगे इसकी स्केलेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाए। देन गाइडेंस अगर हम देखें इनका इस साल का FY26 का, तो मैनेजमेंट का कहना है कि 70 बिलियन का ये रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं टॉप लाइन के अंदर, मतलब रेवेन्यू बेसिकली 70 बिलियन रुपीस का टारगेट कर रहे हैं, और इबिट्टा ये टारगेट कर रहे हैं 11 बिलियन का, यानी 7000 करोड़ का रेवेन्यू और 1100 करोड़ का इबिट्टा का इनका टारगेट है FY26 का। अभी इनका कहना है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें ये गाइडेंस रिड्यूस करने की जरूरत है। हम काफी कॉन्फिडेंट हैं, जो हमने एक्विजिशंस करे हैं रिसेंटली और जो बिजनेस का ऑर्डर बुक चल रहा है, ये वाला टारगेट हम काफी इजीली अचीव कर लेंगे। जो ये Q4 है उसमें कंपनी कह रही है कि अगर Q4 हमारा अच्छा हुआ तो इनफैक्ट इस गाइडेंस को भी हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इससे भी अच्छा नंबर हम फुल ईयर बेसिस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी तो और सारी चीजें, हाँ सनबीम वाला जो बिजनेस है उसमें कंपनी का अभी फोकस है कंसोलिडेशन पे, मतलब कोई भी नया क्लाइंट ऐड करने को नहीं देख रहे हैं ये। नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में इनका फोकस है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स टाइमली डिलीवर किया जाए, और एक बार इस बिजनेस की ऑपरेशन एफिशिएंसी आ जाएगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, अभी तो क्योंकि बिट्टा भी नेगेटिव है, उसके बाद धीरे आगे चल के कंपनी इसमें क्लाइंट एक्विजिशन वगैरह स्टार्ट करेगी। एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनके मार्जिन को लेकर के। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि किसी बिजनेस का ना मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री कैसी है, मतलब 5 साल में, 10 साल में, 3 साल में मार्जिन बढ़ रहे हैं या बिल्कुल स्टेबल है या नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो बिजनेसेस बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं जिनके मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री बढ़ती है, इंप्रूव होती है 3-5 साल के अंदर, बिकॉज ये आपको दिखाता है कि बिजनेस एफिशिएंट बन रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, या तो वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, वैल्यू चेन में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है बिजनेस की। लेकिन क्राफ्ट्समैन का अगर आप देखोगे ना, वो ट्रेजेक्ट्री देखोगे 3-5 ईयर्स का, तो बिल्कुल अपोजिट केस है। इनके बिट्टा मार्जिन पहले मोर देन 20% होते थे, अभी अगर आप देखोगे तो 14, 15, 16% के आसपास के बिट्टा मार्जिन है। अब इसका रीजन क्या है, इनका ना प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। तो पहले जो पावर ट्रेन वाला सेगमेंट है वो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर के आता था, उसमें 20%, मोर देन 20% के बिट्टा मार्जिन होते हैं कंपनी के। लेकिन अब क्या हुआ है कि एल्यूमिनियम वाला जो बिजनेस है इनका, उसका प्रोडक्ट मिक्स बढ़ गया है, मतलब उसका रेवेन्यू अगर आप देखोगे मोर देन 50% हो गया, और क्योंकि उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा होता है, तो हालांकि वो आप पास ऑन करते हो अपने कस्टमर को, लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉफिट तो सेम रहेगा पर मार्जिन आपका चेंज हो जाता है। तो प्रोडक्ट मिक्स क्योंकि चेंज हुआ है कंपनी का, इस वजह से हमको दिखता है कि लास्ट 3-5 ईयर्स में मार्जिन कंपनी के चेंज हुए हैं, लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो ऑलमोस्ट सेम है। लास्टली अगर हम देखें कंपनी का
जो ग्लोबली डिमांड चल रहा है, वीक डिमांड चल रहा है ओईएम्स को, उसको लेकर के। सो इनका कहना है कि इंडस्ट्री का जो डिमांड है ना, इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है, वो हमारे लिए मेन पैरामीटर नहीं होता है कि हमको कब एक्सपेंशन करना है। हम फोकस इस चीज के ऊपर करते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो मेन कस्टमर्स हैं, उनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। और एक्चुअली में हर एक B2B बिजनेस में या इवन B2C बिजनेस को भी इसी तरीके से देखना चाहिए। इवन इन्वेस्टर को भी, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि मैक्रो क्यों इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज मैक्रो इवेंट जो है वो आपका हर कुछ टाइम पे नया इवेंट आता रहता है, लेकिन हर इवेंट का एक इंडस्ट्री के सारे बिजनेसेस के ऊपर सेम इफेक्ट नहीं होता है। वो आपको माइक्रो लेवल पे जाके देखना है कि एक इवेंट का हर एक बिजनेस पे कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस खराब है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ये कह रहे हैं कि मतलब इंडस्ट्री का ट्रेंड आप मे भी देखोगे वीक है, लेकिन हमारे जो मेन कस्टमर्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट एक जर्मन का क्लाइंट है इनका, ट्रक मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने अभी अनाउंस किया कि इंडिया को वो अपना ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। तो ये एक और एड ऑन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऐड करता है क्राफ्ट्समैन के लिए। सो कंपनी कह रही है कि इन सारे बेसिस के ऊपर हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि एटलीस्ट नेक्स्ट 4 इयर्स तक जो एल्यूमिनियम वाला बिजनेस है वो हमारा बहुत आराम से 20 से 25% से ग्रो कर सकता है। और बाकी इस साल का तो उन्होंने गाइडेंस दिया ही है 7,000 करोड़ के रेवेन्यू का। तो ये सारा ओवरऑल कॉनकॉल वाला पार्ट था क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का। सो हमने बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लिया कंपनी का, एंड आगे का आउटलुक भी डिस्कस कर लिया। अभी मेन अगर आप गाइडेंस देखोगे कंपनी का ना, तो ग्रोथ टर्म्स में लगभग 23% का ग्रोथ बनता है। 5700 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर और 7,000 करोड़ का ये रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं इस साल के लिए। 23% का ग्रोथ का गाइडेंस है। इबिट्टा कंपनी का लास्ट ईयर था अराउंड 833 करोड़ और इस साल ये 1100 करोड़ का इबिट्टा टारगेट कर रहे हैं। मतलब लगभग आपका 32-33% का ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं इबिट्टा के अंदर। मार्जिन जो आपके लास्ट ईयर 15% थे, वो लगभग आपके 16% की तरफ जाएंगे आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि ज्यादातर जो कैपेक्स था कंपनी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले क्वार्टर्स में जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एक इनका भिवाड़ी का प्लांट था जो लास्ट 3 क्वार्टर्स से इनके प्रॉफिट को ड्रैग कर रहा था, इस क्वार्टर में उसमें ग्रोथ भी अच्छी आई है और अब वो इबिट्टा पॉजिटिव हो गया, तो वहां से भी मार्जिन को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो 16% के आसपास का इबिट्टा मार्जिन कंपनी का आने का एक्सपेक्टेशन है FY26 का। लेकिन इनका लास्ट कुछ ईयर में ना जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज हो गया था, फाइनेंस कॉस्ट जो है वो काफी इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से आप देखोगे FY25 में इनका जो बॉटम लाइन है, जो पैट है, वो 40% गिर गया। आई थिंक 300 कुछ करोड़ का रेवेन्यू पैट था इनका FY24 में, और FY25 में 200 करोड़ के आसपास का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है। तो अभी देखना ये होगा कि मतलब वो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट कॉस्ट का रन रेट कैसा रहता है आने वाले क्वार्टर्स में। हालांकि इन्होंने बोला है कि डेट रिड्यूस करने को ये देख रहे हैं, लैंड पार्सल बेचने का कोई ऐसा अर्जेंसी नहीं है, लेकिन वो सेल करके वो डेट रिड्यूस करेंगे। तो मोस्ट लाइकली इंटरेस्ट कॉस्ट तो इनका और नहीं इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन डेप्रिसिएशन कॉस्ट का रन रेट बढ़ गया अभी रिसेंट क्वार्टर्स में। तो Q2 के बाद एक्चुअली इस पे थोड़ा सा एग्जैक्ट पिक्चर हमको क्लियर होगा कि बॉटम लाइन का ग्रोथ कैसा रह सकता है कंपनी का। हालांकि बिट्टा ग्रोथ काफी अच्छा एक्सपेक्टेड है, और आई मीन एक ये भी रीजन है कि बॉटम लाइन का ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर का बेस भी छोटा हो गया, 200 करोड़ का पैट हो गया, 340 करोड़ का पैट था इनका। तो उसकी वजह से भी चांसेस तो हैं कि बॉटम लाइन की ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट कितना ग्रोथ होगा Q2 के बाद वो चीज क्लियर होगी। मतलब नियर टर्म में अगर आप देखोगे ना क्राफ्ट्समैन का, तो इतना बहुत अच्छा ऑप्टिमिज्म नहीं लगता, बहुत अच्छा सेंटीमेंट नहीं लगता, लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स की विजिबिलिटी अच्छी है, बिकॉज बड़ा पार्ट जो था कैपेक्स का वो हो चुका है, इंटीग्रेशन वाला फेज चल रहा है, डिमांड अच्छी है, और ऑटो सेक्टर में तो ऑलरेडी हमने देखा है अभी रिसेंट वीक्स में, रिसेंट मंथ्स में काफी सारे पॉजिटिव चीजें हुई हैं। पहले तो आपका वो बजट में इनकम टैक्स कट किया गवर्नमेंट ने, फिर आप देखोगे मानसून बहुत अच्छा हुआ है तो रूरल रिकवरी चल रही है, और उसके बाद से ये GST कट। तो अगर ऑटो OEMs अच्छा करेंगे तो ये जो सप्लायर्स हैं इनकी भी ग्रोथ अच्छी रहेगी। प्लस क्राफ्ट्समैन का तो अगर आप मतलब क्यों हमने मेन डिस्कस किया इस बिजनेस को, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इस कंपनी की। जैसे आप इनका मॉडल देखोगे ना, तो जब भी इन्होंने नए वैल्यू सेगमेंट में मतलब एंटर किया है ना, कंपनी का मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो चीज है वो सक्सेसफुल रहा है, ग्रोथ भी अच्छी रही है, जो इनका बैलेंस शीट है वो भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो किया है। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 3 इयर्स में देखोगे तो इनका जो फिक्स एसेट है वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम इंक्रीज हुआ है। सो इवन दो मतलब ये सारी चीजों से पहले, GST कट से पहले काफी स्लो डाउन और वीकनेस देखा जा रहा था ऑटो सेगमेंट के अंदर, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी कैपेसिटी रेडी है और पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस देता है कि एज एंड व्हेन जब चीजें इंप्रूव होंगी, और आई मीन पास्ट में आपने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, तो जैसे डिमांड इंप्रूव होगा आपका ग्रोथ का जो सस्टेनेबिलिटी है ना वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ग्रोथ की जो ड्राइवर्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। सो यही सारे मेन रीजन है।
वैल्यूएशन वाइज अगर आप इसका पीई देखोगे तो बहुत हाई लगेगा, 70 के आसपास। मेन रीजन उसका वही है क्योंकि पैड गिर गया था लास्ट ईयर 40% से। अब जैसे जैसे आगे अर्निंग्स इंप्रूव होगी कंपनी की तो नॉर्मलाइज पीई हमको देखने को मिलेगा। ईवी टू इबिटा भी आप इसका देख सकते हो तो वो अराउंड 19-20 के आसपास है। इंडस्ट्री से हाई जरूर लगेगा लेकिन साथ में ग्रोथ भी है और इबिटा ग्रोथ भी इस बार अच्छा एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल बिजनेस ठीक है, ट्रैक करने लायक है। और जो इनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, मेन रीजन वो है कि क्यों हमको इसको ट्रैक करना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है इस बिजनेस को। बाकी जो आपके डाउट्स है शेयर करते रहिए और जो बिजनेसेस हैं उसका डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।